अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। 5 अगस्त अब सिर्फ एक दिन की दूरी पर है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के लिए कोई हतमी लाहे अमल सामने ना आ सका। एहतजाज की कॉल तो दे दी गई है, लेकिन एहतजाज की नौयत क्या होगी, इस एहतजाज की क़यादत कौन करेगा और एहतजाज कब तक जारी रहेगा। कारकुनान बार बार क़यादत से ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन क़यादत इनको जवाब देने के बजाय मजीद कन्फ्यूज करती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के मुताबिक 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा, जिसकी क़यादत सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई करेंगे, जबकि सीनियर सियासतदान और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुतहरिक रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं कि PTI के एहतजाज की क़यादत महमूद खान अचकज़ई नहीं करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान PTI को एहतजाज में सिर्फ मॉरली सपोर्ट करेगी। इन तमाम तर मसाइल और कन्फ्यूजन के बावजूद PTI की क़यादत 5 अगस्त को एहतजाज करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी PTI को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि अगर एहतजाज पुरअमन हुआ तो ठीक, वरना सख्ती से निपटा जाएगा। हुकूमत की जानिब से न सिर्फ PTI को पुरअमन एहतजाज की इजाजत दी जा रही है, बल्कि बानी PTI के बेटों की पाकिस्तान आमद के साथ जुड़े खदशात को भी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने दूर कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने 5 अगस्त का एहतजाज एक चैलेंज की तरह खड़ा है। ऐसे में बानी PTI ने जेल से अपने पैगाम में नई हिदायत भी जारी कर दी है। बानी PTI के मुताबिक 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। इसी के साथ उन्होंने पार्टी क़यादत को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला भी सुना दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि बानी PTI ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को हिदायत कर दी है कि वो वफाक को कबायली इलाकों में ऑपरेशन करने की इजाज़त ना दे। नाजरीन, एक तरफ PTI एहतजाज करने जा रही है तो दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन जमातें भी यकजा हो चुकी हैं। क्या ये सब जमातें मिलकर अब हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगी? अपोजिशन जमातों का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, अभी एहतजाज PTI ने कॉल दी कि 5 अगस्त को एहतजाज होगा, लेकिन उससे पहले ही तमाम जो PTI के कारकुनान थे, लीडर्स थे, उन सबको सजाएं हुई। किस तरह से हुई? पुलिस ही मुद्दई थी, पुलिस ही गवाह थी। अच्छा, उसी पुलिस ने फवाद चौधरी साहब को भी बरी किया, जैन कुरैशी साहब को भी किया, उनकी हद तक डिस्कार्ड की गई उनकी गवाही। फिर इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बरी कर दिया गया, लेकिन बाकी सबको अबेटमेंट पे, इंस्टिगेशन पे 3 से लेकर 10 साल तक सजाएं दी। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को कि अगर तो एक हद तक डिस्कार्ड की जा रही है तो दूसरी हद तक डिस्कार्ड क्यों नहीं की गई? और फिर जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे, चाहे वो सेनेट के हों, चाहे वो पंजाब असम्बली के हों, चाहे वो नेशनल असम्बली के हों, उन सबको 10-10 साल सजाएं दे दी ताकि वो नाअहल हो जाएं। तो ये तो बड़ा अपेरेंट है, नज़र आ रहा है कि 5 तारीख से पहले ही, ऑल्दो PTI ने 5 तारीख को भी कुछ ऐसा करना नहीं था। ये कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को आप? नहीं, देखिए, बदनसीबी है कि जिस किस्म की सज़ाएँ आई हैं, जिस किस्म की कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई हैं, ये हमेशा क्वेश्चनेबल रहेंगी। इन पर इतने एतराज़ात उठ गए हैं ऑलरेडी कि हमेशा के लिए मुतनाज़ा ये डिसीजन हो जाते हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने वक्त के साथ कुछ सीखा नहीं है। माजी में भी बहुत से ऐसे फ़ैसले आए हैं और आज भी ऐसे फ़ैसले हैं। कल क्या हायर कोर्ट से रिलीफ मिलेगा वो भी नहीं नज़र आ रहा। 26वीं तरमीम के बाद बड़ा मुश्किल हो गया है। तो अब तो सब कुछ हुकूमत के हाथ में है कि किसको सज़ा दे दे, कैसे दे दे, कितने अरसे के लिए दे दे और उसको रिलीफ ना मिले। तो ये सारा जो इस वक्त मुल्क का निज़ाम है, अदल का निज़ाम है, ये क्वेश्चन में आ गया। और ख़ास तौर पे जब आपने सज़ाएं दे दी अपोजिशन लीडर्स को, जो कौमी असम्बली में, सेनेट में, पंजाब असम्बली में, दीगर लोगों को, ये इसके बड़े मनफी असरात मुल्क की मईशत पर भी होंगे, मुल्क के हालात पर भी होंगे। क्योंकि जब आपका अदल का निज़ाम क्वेश्चन में आ जाए तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। लोग कहते हैं कि भाई अगर इनकी अपनी ये हालत है कि दूसरे को सजाएं दे रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, तो फिर उनका मतलब ये है कि अदल का निज़ाम नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमने वक्त के साथ कुछ सीखा नहीं है। सही। सर, अब APC के प्लेटफॉर्म से कुछ मुतालबात रखे गए, जिसमें जितने भी मुतालबात हैं वो तो इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। आपके जितने भी, जिसमें अगर मैं बात करूं कि डायलॉग्स की बात की गई, कंसेंसस की बात की गई, इस वक्त एक हाइब्रिड निज़ाम है जिसका सारा फ़ायदा एक ख़ास जमात को जा रहा है। वो क्यों आपकी बात माने, वो क्यों आपके मुतालबात माने? आपको क्यों ऐसा क्यों लगता है कि ये मुतालबात माने जाएंगे? नहीं, माने या ना माने तो उनका मसला है, लेकिन कम अज़ कम जो हक़ की बात है वो तो करनी चाहिए कि ज़रूरत क्या है आज मुल्क के मामलात को बेहतर करने की। अगर हुकूमत चल रही होती, मुल्क चल रहा होता, तो फिर
हम कहते ठीक है ये मुतालबात दुरुस्त नहीं है। आज हालात को दुरुस्त करने के लिए, मुल्क को सही सिमत पर डालने के लिए ज़रूरी है, बाकी चीज़ें वहाँ सब कुछ जो बातें हुई हैं लिख दी गई हैं, लेकिन एक बुनियादी बात है कि आपको मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहिए। जब तक ये नहीं होगा मुल्क नहीं चलेगा। हमने जो बुनियादी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो रियासत और शहरी का बुनियादी जो मायदा होता है, हमने उसको तोड़ दिया। आप चैप्टर 1 को देख लें, ये जो 21 आर्टिकल्स हैं 8 से 28 तक, आप उनमें से शायद 1-2 के अलावा हर आर्टिकल जो है उसकी वायलेशन आज मुल्क के अंदर मौजूद है, वो खुल्लम खुल्ला है। तो जब आइन को इस हद तक आप उससे इनहराफ करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ना। उसी हमने रास्ता दिखा दिया। अब हुकूमत, यानी हुकूमत की मर्जी है वो माने या ना माने। जी, माने या ना माने। हुकूमतें नहीं मानती, वो अपनी ताकत के जोम में रहती हैं। माजी में भी बहुत सी हुकूमतें आई हैं। तो सर, अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान किस तरह से आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगी जब आप लोगों को एक APC के लिए एक वेन्यू नहीं दिया जाता? हमेशा से पहले भी ऐसा ही हुआ, तो ये किस तरह होगा फिर? जी, ये बदनसीबी है, लेकिन बात तो हो गई ना, अवाम ने सुन लिया, हमने बात रख दी अवाम के सामने, उस पर हम चलते रहेंगे। हमने अपना रास्ता चुन लिया है, हम उस पर चलते रहेंगे। हुकूमत अपना रास्ता चुन ले आइन को तोड़ने का, ठीक है, सही। तो आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई, एक तरफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, एक तरफ अगर PTI की बात की जाए तो वो कहते हैं कि डायलॉग्स तो करने ही नहीं, डायलॉग्स करने हैं या बात करनी है तो उनसे करनी है जिनके पास पावर है। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए तो पॉलिटिकल पार्टी से ही बात करनी होगी। अब यहाँ पे PTI का और बाकी अपोजिशन जमातों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये किस तरह से सॉर्ट आउट होगा? देखिए, जहाँ हमने आइन ही तोड़ दी है, हम आइन पर अमल दरामद नहीं कर रहे, वहाँ कोई चार्टर डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। चार्टर डेमोक्रेसी क्या है? आइन ही चार्टर डेमोक्रेसी है, उसने आपको रास्ता दिया हुआ है। बिल्कुल। ये तो हम एक ऑप्टिक्स के लिए कर लेते हैं कि वो उसी जो आइन की शिकें हैं उन्हीं को मुख्तलिफ अंदाज में लिख कर हम कहते हैं जिसमें हम सब इम्प्लीमेंट करेंगे। भाई ये आज फैसला कर लें, हम आइन को फॉलो करेंगे। सही। तो अब क्या आपको लगता है कि अब 5 अगस्त की अगर मैं बात करूं, एक दिन रह गया 5 अगस्त में, कुछ कन्फ्यूजन आती है 5 अगस्त को लेके। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब उसकी क़यादत करेंगे। ऑन द अदर हैंड मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं कि मॉरली सपोर्ट करेंगे। एक कन्फ्यूजन तो ये आती है। दूसरा, बैरिस्टर गौहर साहब फरमाते हैं कि जी ये एक दिन का एहतजाज होगा। खान साहब फरमाते हैं कि जब तक वो रिलीज़ नहीं हो जाती है तब तक एहतजाज होता रहेगा। तो इस कन्फ्यूजन में PTI कोई प्रेशर बिल्ड कर सकेगी या नहीं? ज़रूरत यह है कि हुकूमत भी हालात को समझे, अपोजिशन भी समझे। आज PTI को बजाय इसके कि वो ये इंसिस्ट करें कि इमरान खान साहब को रिलीफ दें, वो मुल्क की रिलीफ की बात करें। वो बात करें मुल्क में रूल ऑफ लॉ की, उसी में इमरान खान साहब के मसाइल का हल भी है। आज हमारे मुल्क के मसाइल का वाहिद हल रूल ऑफ लॉ में है। सर, खान साहब के मसाइल के हल की आपने बात की। एक तरफ तो खान साहब कहते हैं कि इनसे डायलॉग नहीं करने हुकूमत से, दूसरी तरफ डायलॉग करने इस्टेब्लिशमेंट से। फिर ट्वीट्स ऐसी सख्त आती हैं कि जिनसे डायलॉग करने उन्हीं को टारगेट किया जाता है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। आप इस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से पावर दे रहे हैं कि यू हैव द पावर। ये खान साहब को कौन समझाएगा कि जिनसे अगर आपने बात करनी है तो फिर उनको ट्वीट्स तो उनके खिलाफ ना करें? ये बस एक कन्फ्यूजन है पूरी जमात के अंदर, लीडरशिप के अंदर। मुख्तलिफ जो लोग मिलकर आते हैं, मुख्तलिफ बातें बताते हैं, उनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनमें तज़ाद होता है। खान साहब की अपनी सोच में कोई मुस्तकिल बात मुझे नज़र नहीं आई। मेरा उनको मशवरा यही होगा कि मुल्क की बात करें, मुल्क के मसाइल की बात करें और मुल्क के अंदर कानून जो आइन की बालादस्ती की बात करें, उससे मुल्क आगे बढ़ेगा। जब मुल्क के मसाइल हल होने शुरू होंगे, इमरान खान साहब के मसाइल बहुत सानवी हैसियत रखते हैं उसके सामने। सही। और सर, ये जो PTI वाले कह रहे हैं कि हम असम्बलियों का बायकॉट करेंगे, उससे उनको क्या फ़ायदा होगा? फिलहाल तो फिर कोई एक आध स्पीच ये कर लेते हैं असम्बली में, अगर बायकॉट कर देते हैं तो फिर तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा। जी बिल्कुल, ये अगर आप इलेक्टेड हैं तो आपको उस प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए जैसा भी हो। ये बदकिस्मती है कि आज कोई पार्लिमानी कदरें नहीं हैं, जमहूरी निज़ाम ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो भी बचा कुचा है उसके अंदर अपना हिस्सा और वो रोल अदा करें तो उनको मुल्क के अंदर पज़ीराई भी मिलेगी। उनका जो अपोजिशन का रोल है वो भी अदा कर पाएंगे, लेकिन साथ साथ अपनी हुकूमत को दुरुस्त करें कि जो KP के अंदर के पास हुकूमत है उसको एक मिसाली हुकूमत बनाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। सही। और जो सर एक पेशन गोइयाँ की जा रही हैं कि गंडापुर साहिब के दिन पूरे हो गए और वो जल्द उनकी हुकूमत भी चली जाएगी, गवर्नर राज भी लग सकता है। डू यू थिंक ऐसा होगा? क्योंकि पाकिस्तान में तो सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या आपको आपके एक एनालिसिस में गंडापुर साहिब की हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है? देखिए, कुछ भी हो सकता है, होता रहा है और मेरे ख्याल बदकिस्मती से होता रहेगा।
हमने कुछ ना माजी से सीखा है। और मैंने कहा कि ना जमहूरियत है ना जमहूरी कदरें हैं। तो एक अक्सरियत हुकूमत मौजूद है और वो जैसे भी है चल रही है, बाकी सूबों की बराबर अच्छी या बुरी है, तो वो उस सूबे के लोगों का फैसला है। आप उसमें इंटरफियर करेंगे, लेकिन सर सूबे में हमले हो रहे हैं, सूबे में बच्चे मर रहे हैं, सूबे में ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, बेगुनाह लोग भी मर रहे हैं, तो उसका तो फिर ये गंडापुर साहिब की अकाउंटेबिलिटी उन्हीं की नहीं, सबकी है ना। देखिए वहाँ पर एक सिक्योरिटी सिचुएशन है, बिल्कुल है। ख़ास तौर पर जो अफगान बॉर्डर के साथ, और टीटीपी का खुली एक जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने की हुई है, उसका हमने मुकाबला करना है। और वो सिर्फ सूबाई हुकूमत का काम नहीं है, वो वफाक का काम है, उसके अंदर आर्म फोर्सेस हैं, सब कर रहे हैं अपना काम। वहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि आज मुल्क की ज़रूरत है कि आप इत्तेफाक पैदा करें। हम मुल्क के अंदर मज़ीद निफाक बढ़ा रहे हैं। जिस किस्म के फैसले आए हैं और जिस तरह से वो आए हैं 2 साल के बाद, बहुत से क्वेश्चन उठते हैं। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि ये जो मई 9 का वाक़या था, बहुत बड़ा सानिया है मुल्क के लिए, कि जब मुल्क की अवाम ही फौजी तनसीबात और हमलावर हो जाएँ, बिल्कुल, तो ये इसकी तह तक पहुँचने की ज़रूरत है कि ये हुआ क्यों है। जिन्होंने किया है नहीं किया, वो 2 साल बाद अब जब सजाएं देंगे तो उन पर वो तो मुतराज़ा बन जाती हैं। और जिस किस्म की वो सजाएं आई हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो बरी हो गए और जिन्होंने नहीं की उनको सजाएं हो गई। ये अजीब सी बात है, पर बहुत से उस पर इतराज़ात उठ के। अब सर खान साहिब ने जो कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई हिस्सा नहीं लेगी, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल में दुरुस्त स्टेटमेंट है। दुरुस्त है, क्योंकि आज पाकिस्तान के अवाम को भी इलेक्शन के निज़ाम पर कोई एतमाद नहीं है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन ना मुल्क के मसाइल का हल कर सकते हैं। और ये माजी में बहुत से ऐसे तमाशे हुए हैं, लोगों को डिसीट किया गया है, उनको सजाएं दी गई हैं, उनकी सीटें ले ली गई हैं, उस पर बाई इलेक्शन कराए जाते हैं, फिर उसको एक फतह तस्वर किया जाता है। सही, तो ठीक है, 9 मई को किसी तरीके समेटा नहीं जा सकता क्योंकि ब्लंडर्स होते हैं, हो जाते हैं इंसानों से। अब माजी में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको समेटा गया है। 9 मई के कोई चांसेस कि समेटा जाए या कुछ खान साहब जो है वो किसी तरीके जेल से बाहर आ जाए, इन योर ओपिनियन? देखिए, खान साहब का जेल से बाहर आना यकीनन उनके लिए बेहतर होगा, उनकी जमात के लिए बेहतर होगा, शायद मुल्क की सियासत के लिए भी बेहतर हो। लेकिन जिस किस्म के हालात पैदा कर दिए गए हैं, एक कन्फ्रंटेशनल माहौल है, एक बजाय एक विन विन सिचुएशन होने के, ये जिसको हम जीरो सम गेम कहते हैं कि एक जीते गए हारेगा, हमने सियासत को बना दिया। बिल्कुल, सियासत को हमने नफरत में बदल दिया है, दुश्मनी में बदल दिया है, निफाक मुल्क के अंदर है। इसको दुरुस्त एक फरीक नहीं कर सकता, हम फरीक बन गए हैं आपस में। बिल्कुल, तो अब सबको बैठना पड़ेगा मुल्क की खातिर। अगर मुल्क से हुबुल-वतनी के दावे सबके हैं, अगर आप नहीं बैठेंगे मुल्क नहीं चल पाएगा। सही। सर खान साहब के बेटों के वीज़े का इशू भी है, नाइकॉप उनका एक्सपायर हो गया है। अब बेटों को वीज़ा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन माजी की अगर बात की जाए तो खान साहब वो हस्ती थे जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका को। ऑन द अदर हैंड कल बेटे का एक इंटरव्यू था जिसमें बेटे ये फरमा रहे हैं कि अगर ट्रंप साहब जो हैं वो बात करें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से तो खान साहब के लिए कुछ बेहतर हो सकता है। ये थोड़ा तजाद नहीं आ गया कि बाप तो एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं लेकिन बेटे जो हैं वो ट्रंप की तरफ देख रहे हैं? देखिए, पता नहीं एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा था नहीं कहा था, वो तो तारीख का हिस्सा है, अल्लाह बेहतर जानता है हकीकत क्या है। बेटे जो हैं वो बाप की बात कर रहे हैं, वो सियासत की बात नहीं कर रहे, अपने वालिद की बात कर रहे हैं, जो हर औलाद का हक होता है। उन्होंने कर दी है, उसको अच्छा समझा जाए बुरा समझा जाए, ये उनका मुल्क से जो ताल्लुक़ है वो बड़ा कम है, डिस्कनेक्टेड है। ना उनके पास नेशनलिटी है, ना शायद वो यहाँ ज़्यादा अर्सा रहे हैं, लेकिन यकीनन हर एंड डू यू थिंक कि उनको वालिद के लिए आना चाहिए, सियासत करें या ना करें, बट नहीं वो आके क्या करें, बिल्कुल मिलने की इजाज़त होनी चाहिए, मिलने की, हाँ बिल्कुल। और ये देखें, ये कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, ये सब 28-30 साल की उम्र के लगभग उनकी उम्र है, तो बिल्कुल इजाज़त मिलनी चाहिए, तो उनका हक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पीटीआई तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। एक दिन रह गया एहतजाज में, कोई स्ट्रेटजी सामने नहीं आ रही, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। गौहर साहब फरमाते हैं कि जी एक दिन का एहतजाज होगा, खान साहब कहते हैं कि जब तक ये वो रिलीज़ नहीं हो जाते जेल से तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब वो कहते हैं कि जी इसकी जो क़यादत है वो महमूद खान अचकज़ई करेंगे, उसका भी डिनायल आ जाता है। ये इतनी कन्फ्यूजन में लोग किस तरह से सड़कों पर आएंगे, कैसे एतबार करेंगे जब कोई स्ट्रेटजी ही नहीं सामने?
देखिए, कन्फ्यूजन अपनी जगह और कन्फ्यूजन है, और जो पार्टी में आपस में इख्तलाफात हैं वो अभी छुपे हुए नहीं हैं, और मेरे ख्याल में इन द लॉन्ग रन ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस टाइप की तहरीक में ये होता है। मुझे नहीं पता कि गौहर साहब ने जो कहा वो क्यों कहा, शायद इसलिए कहा कि जो बार बार इल्ज़ाम लगता है कि पीटीआई एक पुरअमन जमात नहीं है, जो बिल्कुल झूठ है, शायद उसको डिफेंड करने के लिए, लेकिन ये आप गौहर साहब से पूछें। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे ख्याल में जो 3 पहलू होंगे या जो 3 पिलर्स होंगे एक स्ट्रैटेजी के, वो क्या होंगे। सबसे पहले तो ये कि ये वाकई ना ये एहतजाज की इब्तिदा है, ना ये आखिरी एहतजाज होगा। ये स्ट्रगल तो तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान में इमरान खान की आज़ादी और पाकिस्तान की जमहूरियत की बहाली नहीं होती। उसके लिए सड़क पे निकलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बाकी रास्ते बंद हैं तो सड़क पे निकल के पुरअमन एहतजाज करना ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। जो दूसरा पहलू है स्ट्रैटेजी का, वो ये, और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं खुद भी गया था जो आज से 2-3 दिन पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के नीचे एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुआ था। देखिए, जब अथॉरिटेरियन निज़ाम आते हैं, जब मुल्क में कानून और आईन यरगमाल हो जाते हैं, तो याद रखें कि वो चाहते हैं कि हर सियासी कुव्वत अकेली रहे। जब आपका मुखालिफ चाहता है कि आप अकेले रहें, तो फिर हल ये है कि आप अकेले वो जंग ना लड़ें। यूनिटी हो। इसलिए चाहे महमूद खान आचकज़ई हो, चाहे हमारे बाकी पार्टनर्स हों, चाहे वो लोग हों जो अभी इस तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जो वहाँ पे थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, मजदूर किसान पार्टी के लोग थे, हमें वो मिनिमम प्लेटफॉर्म कि भाई जो आइन, जो दस्तूर आपने, हम सब ने आज से 52 साल पहले अप्रूव किया है, वो अपने हाल में जो है वो बहाल हो। और वो जो है वो स्ट्रैटेजी की दूसरी पिलर होगी कि सियासी जंग एक सियासी कुव्वत नहीं करेंगी, सारी करेंगे। और तीसरी मेरे ख्याल में, और ये कहना भी ज़रूरी है कि देखिए, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जो हमारे पास एक बहुत बड़ा लीवर है, वहाँ से हम सिर्फ हुकूमत नहीं खेल सकते। हुकूमत जाने की बातें भी हो रही हैं, वो सारा प्रोपेगेंडा है, वो सारा प्रेशर टैक्टिक्स है, मेरा ये ख्याल है। लेकिन हमने वहाँ पे भी ये साबित करना है खैबर पख्तूनख्वा में कि हमारा मकसद इक्तिदार नहीं था, कि हमारा मकसद इस सिस्टम का हिस्सा बनना नहीं था। हमारा मकसद जो है वो ये साबित करना है कि इमरान खान ये सिस्टम बदलना चाहता है, और जो लीगल इक़दाम, जो कानूनी इक़दाम, 9 मई की इंक्वायरी हो, 26 नवंबर की सेलेक्ट कमेटी हो, इलेक्शन की इंक्वायरी हो, वो सारे वो लें, ताकि वो भी पता चले कि सिस्टम के अंदर जो हमें स्पेस है और जो सड़क पे हमें स्पेस है, वो दोनों हम इस्तेमाल करें। सही, सिर्फ पीटीआई और इमरान खान के लिए नहीं, इस मुल्क की जमहूरियत की खातिर। क्यों माने हुकूमत आपके इन मुतालबात ना माने? तो फिर ना माने, बंद गली में पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को यह हुकूमत ही ले जा रही है। अगर मानने की एक वजह है, वो वजह यह है कि जैसे वो हमें डिजिटल टेररिस्ट एक वक्त में कहते थे ना, और भी बहुत कुछ कहते हैं सर। मैं ये कहता हूं कि अगर वो पाकिस्तानी हैं, अगर उनके दिल में कोई पाकिस्तान के लिए दर्द है, तो फिर ये देख लें कि इस निज़ाम के साथ आप क्या कर रहे हैं। उनके चेहरों से वैसे पता चलता है, जब वो उमर अयूब और शिबली फराज और कमल शौजब और जरताज गुल को जिस बुनियाद पे सजा मिली है कि एक बंदा चक्री में गाड़ी के नीचे छुप के जो है वो साजिश सुन रहा है, एक जमान पार्क में टेबल के नीचे छुप के साजिश सुन रहा है, कि ये सारे जो भोंडे तरीके ये कल इन पे अप्लाई होंगे। उनको पता है, उनकी शक्लों से पता चलता है, वो डिफेंड कर नहीं पाते। लेकिन अगर उनको इससे बचत चाहिए, क्योंकि ये जो हाइब्रिड निजाम है, इसकी तकलीफ जो हम सह रहे हैं उसका 1% वो नहीं सह सकेंगे। जितने भी वो पंजाब में बिल्डिंग्स के नाम मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के पीछे रख दें, उनको अगर मानने की मैं एक वजह जो है वो दूंगा कि देखें, सिर्फ अपनी हुकूमत की परवाह ना करें, पाकिस्तान का करें, वो यही होगी कि आपने हमसे बहुत पहले देखा है कि ये सिस्टम घूमता है और घूम के आपके पीछे आता है। सही सर, अब ये तो एक ओवरऑल हमने बात कर ली, मिसाक जमहूरियत की बात भी हुई एपीसी के प्लेटफॉर्म से। आपकी जमात कहती है, खान साहब कहते हैं कि बात उनसे करेंगे जिनके पास अथॉरिटी है इस्टेब्लिशमेंट से। अब मिसाक जमहूरियत के लिए तो पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी पड़ेगी। ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे। बहुत सी चीजें पाकिस्तान में फिलहाल कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, हर चीज कॉन्ट्राडिक्टरी है।
सही हाइब्रिड निज़ाम का तो कहीं आइन में जिक्र नहीं है ना, ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। सही मिसाक जमहूरियत जो असल है वो होनी आइन पाकिस्तान होनी चाहिए, लेकिन चलें अगर हमारे दोस्त जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में जो हमारे पार्टनर्स हैं वो कहते हैं कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या एक प्लेटफॉर्म है जो दूसरा एक होना चाहिए जैसे पहले हुई थी, मेरे ख्याल में चलें ठीक है मैं मान लेता हूं, लेकिन फिर उसको ऐसे बनाएं कि वो पाकिस्तान में आखिरी और मुस्तकिल मिसाक जमहूरियत हो। उसमें ये आप जरूर सोच लें कि आपने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को, आपने जुडिशरी को, आपने ब्यूरोक्रेसी को, आपने मीडिया को, उन ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम बनाते हैं, इनको शामिल करना है या नहीं करना, या आपने प्योरली सियासतदानों के दरमियान करना है। सही। लेकिन निज़ाम का एक हल जरूर निकाल दें। और ये मैं पीटीआई के एक मेंबर या लीडर होते हुए नहीं कह रहा, ये तैमूर झगड़ा एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर होते हुए कह रहा है। दुनिया में 50-60 मुल्क देखे, ऐसा मुल्क नहीं देखा जो दिखता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। दुरुस्त। अच्छा सर, अब बाकी पार्टी की बातें भी करूंगी। एक आपका एक पर्सनल इशू है कि इलेक्शन में हार जीत तो हमने सुनी थी, किसी को कभी एक वोट भी नहीं पड़ता। आपने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, आपको -33 वोट्स पड़े हैं, ये क्या स्टोरी है? बज़ाहिर एक फॉर्म 45 पे तो ये लगता है, स्टोरियां तो एक नहीं है, स्टोरियां 64 है। और मेरे से अक्सर लोग ये पूछते हैं, आपकी क्या इस पे साइड? अक्सर लोग ये पूछते हैं कि तुम इस इलेक्शन रिजल्ट के पीछे क्यों लगे हो, तुम्हें ये सीट तो वापस मिलनी नहीं है, कि एक सीट मिल जाए तो शायद जो हर सीट पे रिगिंग हुई है उसका रास्ता जो है वो निकल जाए। तो मैं जवाब में यही कहता हूं कि बात मेरी सीट की नहीं है, बात इस बात की है कि कल किस टाइप के इलेक्शन के निजाम में या इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। अगर किसी को 10 करोड़ रुपए दे के सीट लेनी है, या अगर किसी को सिफारिश दे के सीट लेनी है, तो माजरत के साथ ना मुझे ऐसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना ऐसे इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकेगा। बाकी रही बात इस पर्टिकुलर फॉर्म 45 की, नए रिकॉर्ड की, ये मुझे मंसूर अली खान ने कहा था कि उसने मेरे साथ व्लॉग पे मेरे सारे जो है वो फॉर्म 45 देखे थे, और उसमें एक फॉर्म 45 ऐसे निकला सरकारी अटेस्टेड, जिसपे इलेक्शन कमीशन का ठापा भी लगा हुआ है, जहां पे मेरे वोट 700-600 से कम करके बजाहिर तो यह लगता है कि -33 यानी -33 किए गए। वो वाहिद नहीं है, एक और ऐसे जो है वो फॉर्म 45 है सरकारी, जो मेरे हल्के का है ही नहीं। सही। वो PK83 जहां पे समर बिलोर और मीना खान अफरीदी का मुकाबला हुआ था, उसका फॉर्म 45 है। उस पे सारे नाम काट के मेरे हल्के के सारे उम्मीदवारों के नाम लिख के उस पे भी जो है वो, जिसको मैं डिस्प्यूटेड कहता हूं, इस तरह के जो 64 रिजल्ट्स जो मेरे मुताबिक जो है वो चेंज हुए हैं, उसमें जो सरकारी रिजल्ट है उस पे आपको टिपेक्स या ब्लैंको और ओवर राइटिंग जो है वो नजर आती है। तो ये सब कुछ जो है ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा है। मैं इलेक्शन कमीशन 540 दिन से इंतजार कर रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अब फुर्ती दिखा के, तो जल्दी नहीं आएगा, नहीं ना है ना है जल्दी हो जाएगा। मुझे अभी फैसले की तवक्को भी नहीं है, बल्कि मैं ये भी कहता हूं उनको कि यार ये फैसला मेरे खिलाफ कर दें, आप एक नया रिकॉर्ड जो है वो सेट कर दें कि 2000 वोट वाला जो है वो 25,000 वोट से जीत सकता है। सॉरी, 2000 भी मैंने ज्यादा कह दिया, जो जीता था उसके 1608 वोट थे या 1609 थे, लेकिन फैसला कर दें। और अगर नहीं कर दे तो मैं ये पब्लिक को जरूर एक्सपोज करूंगा कि उमर अयूब को तो आप बड़ी जल्दी डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, लतीफ चित्राली को तो बड़ी जल्दी कर देते हैं, बचन साहब को तो बड़ी जल्दी कर देते हैं, रिजर्व सीट पे तो आप फैसले बड़े जल्दी चेंज कर देते हैं। मुझे जो है वो -33 वोट की असलियत निकालने के लिए भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए 540 दिन इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो रिटायर्ड जज अपना काम शुरू करेगा। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो इससे ज्यादा मुझे, एज आई सेड, मुझे अभी अपनी सीट की अभी नहीं है। सही। लेकिन अगर हमने यहां पे जमहूरियत में रखना है, बिलीव करना है, तो फिर माजरत के साथ ऐसे इलेक्शंस का हल जरूर निकाल दें, वरना फिर ये ना कहें कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है। सही सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार हसन अयूब और सीनियर तज्जियाकार साद रसूल। साद सर, आपकी परमिशन से पहला सवाल हसन अयूब से करना चाहूंगी। हसन अयूब साहिब, क्या था अगर 5 अगस्त को PTI का एहतजाज करने जा रही थी, करने देते उनको, उससे पहले जितने भी उनके लीडर्स थे सबको 10-10 साल
सजाएं सुना दी गई। ऐसा क्या कर लेना था इन्होंने? पहले बुशरा भी कुछ नहीं कर सकी, उससे पहले भी बड़े एहतजाज हुए, कुछ भी नहीं हुआ, तो इनको भी करने देना था। लेकिन एंड जैसे ही 5 अगस्त करीब आ रहा था, साथ ही इनको सजाएं दे दी। ऐसा क्यों? नहीं, टेंशन नहीं पड़ी। ये कॉन्सिक्वेंस है उस अमल का जो इन लोगों ने किया, और उसके बाद इन लोगों के ऊपर जब केसेस बने, सच्चे बने, झूठे बने, अगर जिसके खिलाफ को केस कमजोर था तो फिर वहां पर जो डिफेंस का जो जो कौंसल्स थे, उनको अपने केस को कानूनी अंदाज से केस को लड़ना था, फाइट करना था। उन्होंने इसको फिर भी सियासी केस के तौर पर देखा। जिन लोगों ने कानूनी जो है अपने जो रास्ता अख्तियार किया, उनकी बरियत हो चुकी है। आप देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए, फवाद चौधरी साहब की बरियत हो गई है। तो जिन लोगों की बरियत हुई है, उन लोगों ने उन लोगों ने, यानी उनके ऊपर भी केस तो यही बना था, लेकिन उन्होंने अपना केस जो है वो ठीक तरीके से लड़कर और अपना एक्विटल करा लिया। तो बात ये है कि 9 मई के आपने बात की फवाद जो चौधरी मुकदमात साहब हैं, की और जैन कुरैशी साहब की, उनकी हद तक इन्हीं गवाहों की जो गवाही थी, कुरैशी साहब की भी, जी मुस्तरद भी आती हूं, शाह महमूद कुरैशी साहब की उनकी भी, इस हद तक गवाही डिस्कार्ड कर दी गई। तो फॉल्सेस इन यूनो फॉल्सेस इन ओमनीबस का प्रिंसिपल तो यही कहता है कि गवाह अगर एक हद तक भी झूठा साबित हो तो वो फिर झूठा गवाह है सबकी हद तक। और फवाद चौधरी साहब को 2 दफा डिफेंस का मौका दिया, ये भी तो पहले नहीं हुआ था। अच्छा, इसमें एक बड़ा सिंपल तरीका है। आप देखें, जब कमजोर जजमेंट होती है, अगर फैसला दुरुस्त नहीं है, तो आपके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। आप अपील में जाकर अपने केस को खत्म करवा लें। ये बड़ा सिंपल तरीका है, और यही उनके पास अब लीगल रेमेडी अवेलेबल है। मेरे ख्याल के मुताबिक इन लोगों को अभी तक जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, किसी ने खुद गिरफ्तारी जो है वो दी अभी तक। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं, जिनकी सजाएं हुई हैं, बशमूल जो नाअहल उमर अयूब साहब हैं, या जो नाअहल शिबली फराज साहब हैं, इन्होंने अभी तक गिरफ्तारी दी है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं दी। आपको पॉइंट आ गया। साथ सर, आपकी तरफ यही सवाल करती हूँ कि आपको लगता है कि जब ये जाएंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, आला अदलिया में जाएंगे, तो जो ये पीटीआई वाले एक इल्जाम भी लगाते हैं कि कोर्ट पैकिंग होगी है, क्या कोर्ट से इन्हें कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए, जैसे कि आपके सवाल के अंदर ही उसका एक छोटा सा जवाब भी पिन्हा है, और मैं उसी पे थोड़ा आपकी इजाज़त से एक्सपाउंड करूं कि अगर तो पिछले अक्टूबर से पहले की बात होती, यानी कि 26वीं तरमीम से पहले की अदालतें होती, तो उसमें हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा था कानून के अंदर कि कुछ ऐसे मुकदमात थे जिनके अंदर हुकूमत और जो रियासत है उसके हक में फैसले हो रहे थे, और कुछ ऐसे मुकदमात थे जिसमें जो भी हुकूमत या रियासत के अगेंस्ट फ्रीक हो उसके हक में भी कुछ फैसले हो रहे थे, जिसमें बहुत सारे फैसलों की हम एग्जांपल दे सकते हैं। शायद सबसे सर फहरिस्त जो फैसला है वो 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का है। उससे पहले के जो फैसले, अगर आप काजी फाइजिया साहब के और दीगर लोगों के फैसले देखें, जो 13 जनवरी वाला फैसला है, वो हुकूमत वक्त के पॉलिटिकल जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे उनको उस फैसले ने फ़ायदा दिया, और ऐसे भी फैसले हुए अदालतों के अंदर आइन और कानून के मुताबिक जो हुकूमत के या ताकत के खिलाफ थे। लेकिन अगर आप अक्टूबर के बाद से देखें, 26वीं तरमीम के बाद से देखें, जब से एक हुकूमती मेजॉरिटी जुडिशल कमीशन के थ्रू हमारे आइनी बेंचेस बनने शुरू हुए हैं, और 26वीं तरमीम के ताबे जजेस की तैनाती शुरू हुई है और जजेस को एलिवेट किया गया है, उसके बाद से, अक्टूबर के बाद से अब तक आप मुझे कोई ऐसा फैसला, मेजर फैसला नहीं बता सकती। मतलब आप क्या, हम में से कोई भी नहीं बता सकता। शायद हसन साहब अगर बता सकें तो मैं अपनी इस्लाह कर लूँगा, जो कि हमारी सुपीरियर अदालतों से हुआ हो, जिसमें ताकत को कोई सीरियस चैलेंज पहुंचा गया हो, और जहां पे चीदा 1-2 फैसले हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस की तरफ से, तो उनको फौरन अपील्स के अंदर सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद वो आज तक ज़ेर इल्तवा हैं, उनके वापस हेयरिंग्स नहीं लगी। इस ट्रेजेक्ट्री को देखते हुए कि पिछले साल में सुपीरियर कोर्ट्स ने 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत के खिलाफ तकरीबन कोई फैसला नहीं दिया, मेरे ख्याल में, क्योंकि ये मुकदमात भी ऐसे मुकदमात हैं जिसमें हुकूमत का पॉलिटिकल स्टेक, यानी कि लोगों की डिस्क्वालिफिकेशंस इन्वॉल्व हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कि इनकी अपीलों में कोई ज़्यादा कोई रिलीफ मिलने का आपको कोई ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा। हसन साहिब, एक तरफ तो पीटीआई वाले इतने नाउमीद हो गए हैं कि उनको पता है कि कोर्ट पैकिंग भी हो चुकी है। अगर एपीसी की बात की जाए, जो था एपीसी क्यों नहीं होने दिया जा रहा था? उन्होंने एक रिजर्वेशन कराई थी, उनकी वो रिजर्वेशन ट्यूलिप होटल से कैंसिल कर दी गई। डोंट यू थिंक कि क्या कर लेना था? अगर एपीसी हो जाती, कुछ डिस्कशन ही हो जानी थी, वो उन्होंने कर ली अपने एक प्राइवेट घर में बैठ के। लेकिन हुकूमत क्यों इतना ज़्यादा जो दायरा है वो तंग किए जा रही है, और कुछ
कुछ भी जमहूरियत जो है इस वक्त मुल्क से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये बिल्कुल एक सेक्शन की सोसाइटी के ये राय ज़रूर उनकी ये है कि इस वक्त मुल्क में जो जमहूरियत है वो सिर्फ नाम की है, अमली तौर पर जमहूरियत नहीं है। लेकिन मैं जो कोर्ट पैकिंग का लफ्ज़ आप बार-बार इस्तेमाल कर रही हैं, मैं तो सवाल मतलब कर रही मैं हूँ। कुछ मैं पूछना चाहूँगा। यानी हमने तो ये भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यानी फ़ोटोकॉपीज़ और जो थे डॉक्यूमेंट्स थे, टेम्पर्ड थे और उन बैंक्स के थे जो 20 साल पहले बंद हो गए थे। उनके उस इस रिकॉर्ड के ऊपर एक शख्स को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। क्या उस किस्म की अदालतें जो हैं वो ज़ाहिर बात है सूट करती थी कुछ एक सियासी जमात को जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, गुड टू सी यू वाली। यानी उसमें ट्रायल के बगैर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो अदालतें बिल्कुल सूट करती हैं। यानी कौन-सी अनहोनी नहीं हुई उस वक़्त में जिस पर तो फिर आज मेरा आप कोर्ट शोर मचा पैकिंग रहे का हैं कि बार कोर्ट बार पैकिंग कहना हो तो रही है। दुरुस्त हुआ ना नहीं, कि नहीं, उस वक्त भी होती थी, आप अब भी कोर्ट होती पैकिंग थी। की नहीं, आपने ये अल्फ़ाज़ जो अदा कर रहे हैं कोर्ट पैकिंग के, ये तो आपने ये नहीं इजाद है ना, 26 यानी तरमीम के बाद के ये अल्फ़ाज़ हैं। इससे पहले जो कुछ हुआ, उसके ऊपर तो आप लोग खामोश हैं। चलें आज का पूरा प्रोग्राम उस इश्यू के ऊपर डिस्कस करें सुज़ैन जान खान। सही। आज मुझसे बात करें उस इश्यू के ऊपर। आएँ जो बात मैं करें, कंडेम हसन साहब करें। आपकी इजाजत से इसमें थोड़ी सी बात कर अच्छा, मैं सकूं? सर मैं एक आखिरी एक जी जी एग्जांपल जी देता हूँ, उसके बाद जी। सर आपके पास। अच्छा, फिर एक जी व्हिसल ब्लोअर था। उस व्हिसल ब्लोअर के ऊपर जो है अब एक सो मोटो नोटिस होता है, बनीगाला के हवाले से, नेशनल पार्क के हवाले से। अच्छा, फिर पता लगता है कि जो उसकी अपनी जो रेजिडेंस है व्हिसल ब्लोअर की, वो ही जो है वो गैर कानूनी है और खसरा गिरदावरी तक नहीं लगी हुई वहां पर। फिर मोड़ा नूर के अंदर जो जगह थी उस पर कहा जाता है जी कि आपको इतना टाइम दे देते हैं, बाकी कुछ लोगों के घर गिरा दिए गए, लेकिन क्योंकि एक चहेता लाडला मुल्क का होने वाला वज़ीर-ए-आज़म था, उसको टाइम भी दे दिया गया। उसको कहा जी कि व्हिसल ब्लोअर वो था, लेकिन उसको कह दिया गया 6 महीने के अंदर अंदर अपने घर को जो है ना आप रेगुलराइज करा लें। तो सही इस सही। किस्म के हसन इंसाफ हसन को होते आपका हुए मैंने पॉइंट आ देखे गया। हैं। साथ सर कुछ कहना चाह रहे जी हैं? जी साहब। सर, जी सर। देखिए, हसन साहब ने जो बात की उसमें सिर्फ हसन साहब पैबंद सिर्फ इतना सा लगाना है कि ये आर्गुमेंट नहीं है कि माजी में अदालतों ने सारे फैसले ठीक किए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ऐसे ऐसे फैसले किए गए इस मुल्क के अंदर अदालतों में जिसका पीटीआई को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उससे पहले ऐसे फैसले भी किए गए थे जिसका बहुत ज्यादा नून लीग को फायदा हुआ। पाकिस्तान की तारीख में किसी शख्स का 9.5 साल का डिले कंडोन करने के बाद रिव्यू सुन के उसको त्यारा हाईजैकिंग केस के अंदर उसको बरीयत नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब की हुई। पाकिस्तान की तारीख में कभी अदालतों ने किसी शख्स को जो जिसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया हो विदाउट प्रेजेंस बेल नहीं ग्रांट की, नवाज शरीफ साहब को की। इसी तरह पीपल्स पार्टी के हक में माजी में फैसले आए। अदालतों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पर्सपेक्टिव के अंदर माजी में गलत फैसले भी दिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि उन पीरियड्स में, ख्वाह वो मुशर्रफ साहब का पीरियड हो, ख्वाह वो उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब वाला पीरियड हो, पीटीआई वाला पीरियड हो, उसमें एक उम्मीद बरकरार थी कि अभी भी अदालतों में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ भी फैसले आ रहे थे, हक में भी आ रहे थे, अच्छे भी आ रहे थे, बुरे भी आ रहे थे। अब जो 26वीं तरमीम के बाद जो ट्रजेक्टरी नजर आ रही है, मैंने आपसे कहा कि उसमें एक फैसला भी आप मुझे ऐसा नहीं बता सकते जो ताकत वक्त के खिलाफ हो। ये जो वन साइडेडनेस इसमें इस जुडिशल कमीशन की वजह से, क्योंकि वो हुकूमती अपॉइंटेड जुडिशल कमीशन है जिसमें हुकूमत की मेजॉरिटी है, वो अपनी मर्जी के बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब एक फरीक खुद बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा, उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं आ रहा होगा किसी भी मुकदमे के अंदर इस वक्त में, और माजी की गलतियों में तफरीक है, माजी में गलतियां हुई लेकिन अच्छी बुरे दोनों काम हुए, इस वक्त में दूसरी साइड का तो कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा। सही। हसन सर, आपने सुन लिया कि ये जो सीज़न 2 में अक्सर आपसे सवाल करती हूँ कि सीज़न 2 भी आएगा, फिलहाल तो सीज़न 2 आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 26वीं आईनी तरमीम तो जैसे तैसे होनी थी होगी, अब 27वीं आईनी तरमीम की भी बातें हो रही हैं। आप क्या कहेंगे इस पर कि 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है? नहीं, अभी बार कौंसिल के इलेक्शन होने हैं। ये बार कौंसिल की तमाम बार के इलेक्शन कंप्लीट होंगे, उसके बाद जो है ना 27th अमेंडमेंट नहीं आना है। मतलब इससे आने, पहले आप ये कह जो रहे हैं कि आने? 27वीं आईनी तरमीम जी यकीनी तौर पर आना है और आनी भी चाहिए। हमेशा आप में जो है वो आइन के अंदर, कानून के अंदर इस्लाह की गुंजाइश मौजूद होती है। हाल वक्त के जो तकाजे होते हैं उसके मुताबिक आपने जो है वो नई कानून साजी करनी है, नई आइन साजी करनी है। तो आपने हसन फिर उसमें क्या होगा? पीएम साहिब आप की जो टेन्योर है वो ताहयात हो जाएगा, जजेस का भी ताहयात हो जाएगा।
अमेरिका में तो ताहयात हैं वो जजेस, तो इसीलिए प्राइम मैं मिनिस्टर जानना किसी मुल्क चाहती में भी ताहयात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप बात को समझने की कोशिश करें तो इसमें मेनली जुडिशियल रिफॉर्म्स ही हैं। और वैसे आपको एक बात बताऊं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना था, जिसकी यानी जस्टिस कादरी फाइज ईसा साहब की बुक्स के अंदर मुखालफत की गई, ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर सिग्नेटरी थी इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन वो वहां से जनाब उसने पतली गली पकड़ी और भाग गई। जबकि पहले ही मुतालबा इनका अपना होता था कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो तब्दील किया गया है, ये तो मुतालबा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, जब मौलाना फजल रहमान का था। हुकूमत तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तश्कील की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन फिर अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है उसके ऊपर भी एतराज कर रहे हैं। तो अगर माजी से अगर आप शुरू करते हैं तो वो तो पुराना प्रिंसिपल स्टांस था बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो कि आजकल लडियाला के चांसलर लगे हुए हैं, तो ये उनका मौकफ था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए। बेनजीर साहिबा का जो मरहूम है उनका ये मौकफ था। नवाज शरीफ साहब भी इस पर एग्री थे, मौलाना फजल रहमान भी इस पर एग्री थे, महमूद खान अचकजई साहब वो भी इसके वो हैं सिग्नेटरी हैं। तो बात ये है कि जब आपने एक साइन किया है डॉक्यूमेंट पर, उस टाइम क्योंकि आपको पॉलिटिकली सूट करता था तो ठीक है, आज जो है ना वो आपको पॉलिटिकली सूट नहीं करता, इसलिए गलत है। वो हसन, ये तो जो भी जमात आती है सही करती है। मैंने लाहौर हाई कोर्ट को देखा कि उन्होंने कहा कि एक हफ्ता बाद तक जो है हम इनकी जो है वो दे रहे हैं, किसी भी नए मुकदमे में भी गिरफ्तार नहीं कर सकते बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, यानी कोई जुर्म अभी उन्होंने किया नहीं है, अगर वो जुर्म कोई करते भी हैं तभी उनको गिरफ्तार नहीं करना। परवेज इलाही साहब को भी ये सहूलत दी गई। तो बात आप देखें यहाँ पर गिरफ्तार करने वालों ने गिरफ्तार किया, अब इस दौर में आके तो बदले तो फिर सारे लिए, फिर सिस्टम ने रिएक्ट किया। जब इस किस्म की सहूलतकारी दी गई, सिस्टम को चाहिए था दिल बड़ा करता है, इसको इनक्रोच किया। ठीक है, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। वो दिल बड़ा नहीं कर रहे, हाँ, वो बदले ले रहे हैं। जो जुर्म करता है उसकी वो सजा काटता है, और जो अभी तक जिन लोगों को सजाएं हो चुकी हैं 10-10 साल की, वो भी अभी तक जो है मफरूर हैं। जो आपके लीडर ऑपोजिशन थे कौमी असेंबली में और सेनेट में, उन्होंने अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? जरताज गुल ने अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? जरताज गुल का वैसे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नाम आया है। नहीं, ये सजा तो हो चुकी है ना, कन्विक्शन तो हो चुकी है, सही हो तो क्यों नहीं कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने सरेंडर कर रहे? ठीक है, अब इनके पास जो 30 दिन का टाइम है ना, ये खत्म होगा, अपील का हक भी खत्म हो जाएगा फिर इनका। अगर ये इस तरह करना है तो इस तरह से ठीक है, सही हो गया। साथ सर, ये अब जो एक एहतजाज होने जा रहा है 5 अगस्त को, आप कैसे देखते हैं कि जब लीडर्स को उनको सजाएं हो गई हैं, अगर लीडर्स नहीं आएंगे अपने लोगों के साथ सड़कों पर, तो क्या प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे ये लोग गवर्नमेंट के ऊपर? या क्या जो एपीसी है, या ये जो जितनी भी अभी एपीसी में भी कहा गया, एपीसी में ऑल तो जिक्र तो नहीं हुआ है एहतजाज का, लेकिन अगर एपीसी के प्लेटफॉर्म से कुछ स्टार्ट किया जाता है तो क्या अपोजिशन जमातों की हमायत हासिल होगी और कोई प्रेशर बिल्ड किया जा सकेगा गवर्नमेंट के ऊपर? मैं आपके इस सवाल का जवाब देते हुए आप इजाज़त दें तो बस एक जुमला 2 जुमले हसन साहब ने जो बात की उस पर बात करूं कि हसन साहब इस बात को याद रखेंगे, आई एम श्योर उन्हें याद होगा कि ये जो उन्होंने 30 अगर कोई और ये जो उन्होंने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया परवेज़ इलाही साहब के लिए भी कि ये अगर आइंदा भी कोई जुर्म करेंगे तो पहले नोटिस दे के अदालत को बता के इजाज़त लेके गिरफ्तार करना है। ये ऑर्डर्स एक्चुअली सबसे पहले ही दफ़ा हमजा शहबाज साहब के लिए हुए थे, उसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब के लिए हुए थे। आप जितनी भी इस तरह की एग्जांपल्स दे सकते हैं, उसी तरह के ऑर्डर्स माजी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की फेवर में हुए। जो लोग किसी भी केस में है, नो वो नैब से मैं सर गुजारिश करूं जरा, अगर मैं बात पूरी कर सकूं सर, वो कंप्लीट कर लें तो आप हसन आप जवाब दीजिए। अगर मैं बात पूरी कर सकूं जी माजरत सर, माजरत सर। दूसरी बात आपने की ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वाली, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाली, सर गुजारिश ये है कि ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के अंदर कोई कबाहत है, ना इसके अंदर कोई मसला है, प्रिंसिपल का कोई मसला है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बन जाए तो कोई प्रिंसिपल का मसला है। दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स चलती हैं। सवाल यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में या कल को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में
क्या तैनाती हुकूमत वक्त करेगी, जैसे आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हुकूमत वक्त की मेजॉरिटी से, जो जुडिशल कमीशन में उनकी मेजॉरिटी है, उससे तैनाती होती है? आप यही वाले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस रखें, इससे भी ज्यादा बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दें, लेकिन उसको किसी सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर बनाएं, किसी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल पे बनाएं, कोई जजेस की आपस में किसी कमेटी के प्रिंसिपल पे बनाएं। अगर आज वो नून लीग की हुकूमत उस बेंच की या उस अदालत की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तैनाती करेगी, कल पीटीआई की करेगी, उसके बाद पीपल्स पार्टी की करेगी, तो इसके अंदर इंसाफ नहीं होगा, इसके अंदर पॉलिटिकल लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ठीक नहीं है। इतनी गुजारिश है, प्रिंसिपल के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बनानी है, तो उसमें कोई मसला नहीं, उसको इंडिपेंडेंट बनाएं। 26वीं तरमीम ने जो बेंचेस बनाए हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड हैं, जबकि गवर्नमेंट खुद फरीक है उसी मुकदमे में, गवर्नमेंट खुद फरीक है, और वो फरीक खुद अपनी मेजॉरिटी के कमीशन से तैनात करता है कि मेरा मुकदमा कौन सुनेगा। इस स्ट्रक्चर में आप कोर्ट बना लें, बेंच बना लें, इसमें से सबके ऊपर शकूक व शुबात रहेंगे, लोगों का एतबार नहीं होगा। और अगर ये तो आपका पॉइंट आ गया, लेकिन अब मुझे बताएं कि 5 अगस्त को क्या होने वाला है, कि कोई एहतजाज होगा, कोई गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो पाएगा या नहीं? देखिए, मैं अनलाइक हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं, उनकी मैं बातें सुनता हूं, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं है 5 अगस्त के कि कोई भी ऐसा बड़ा पावर शो या कोई नहीं होने वाला। मेरा ये ख्याल है कि छोटी छोटी चीजें होंगी, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर जो अवाम के अंदर कॉन्फिडेंस की इस वक्त क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, अवाम का फुकदान है इस बात पे कि अली अमीन गंडापुर साहब की हम कोई बात माने ना माने, बैरिस्टर गौहर की माने ना माने, ये ऐसे ना हो कि हम फिर से निकल आए इनके कहने के ऊपर। तो सर, अगर इस दौरान अगर बेटे आ जाते तो लोगों का एतमाद बहाल हो जाना था और शायद कोई अच्छा पावर शो हो सकता था। मैडम, मैं इस बारे में मेरी ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल फैसले हैं, बेटे आ जाएं, उसमें थोड़ी सी पीटीआई के वर्कर्स में शिद्दत पैदा होगी, लेकिन हमें मुल्क से बाहर किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल फैसले करने के लिए। उनके बेटे आए या ना आए, पाकिस्तान के मसाइल पाकिस्तान की आवाम अपने लीडर्स के साथ लड़ बिगड़ के ठीक कर लेगी। बिल्कुल। हसन अयूब साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्विकली इसका आंसर कीजिएगा। आपने कहा था कि गंडापुर साहिब के दिन पूरे हो गए हैं, फिर किसी ने यह भी कहा कि 14 अगस्त से पहले उनकी हुकूमत गिर जाएगी। आपकी कुछ पेशनगोइयां ठीक भी होती हैं, इसलिए आप बताएं कि क्या वाकई गंडापुर साहिब के दिन पूरे हो चुके हैं? जी, आप उनको इस वक्त जो है वो साबिक चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा तस्वर कर लें। चंद ही दिन है, उनके दिनों के मेहमान है, इवन महीनों को भी नहीं है, तो उनके पास मैक्सिमम 2 हफ्ते होंगे, इससे ज्यादा वक्त उनके पास नहीं है। और दूसरी जो बात कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर वैसे अपनी अक्सरियत भी खो चुके हैं, वैसे तो अभी उन्होंने कन्विक्ट हो जाना है और उनको सजा हो जानी है, और उसकी कॉन्सिक्वेंस के अंदर ये कन्विक्ट होंगे और उस पर उनकी नाअहली होनी है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें, और उनके खिलाफ जो केस जिसमें अभी उनको मुझे मोस्ट लाइकली सजा हो जानी है, वो शराब बरामदगी केस है, और ये आज का केस नहीं है जी, 2015 का केस है। 2015 से 2025 आ चुका है, यानी तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। अभी भी अगर उनको सजा ना हो या उस केस का फैसला ना हो, तो ये तो इससे ज्यादा मजीद क्या ताखीर हो सकती है। तो यहाँ पर तो केसेस 10-10 साल चल जाते हैं। 9 मई के मुकदमात भी 2 साल तकरीबन हो चुके हैं उनको चलते हुए, 2 साल में ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, तब भी आप लोग कहते हैं कि ये हिस्ट्री ट्रायल है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि जो शराब बरामदगी वाला केस है, 9 साल के 10 साल उसको हो चुके हैं, अभी भी लोग कह रहे हैं कि इस वक्त ने क्यों। भाई कभी भी जब वक्त आना है तो कभी ना कभी तो उससे कंक्लूड होना है ट्रायल में। और आखिरी बात जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं, उसमें अगर ये उसकी पूरी देख लें, 13 टोटल मेंबर्स हैं और हुकूमत के मेंबर्स कम हैं। इसमें जुडिशल मेंबर्स भी हैं, यानी और उसमें मतलब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया ना, अब तो ये तो कहना दुरुस्त होगा। हसन अयूब साहिब, आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ रसूल साहिब, आपका भी प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।